पाठशाला का पहला अध्याय, ट्रंप का नया कांड, रात के अंधेरे में ईरान पर कैसे ताबड़तोड़ अटैक कर दिया, युद्ध फिर से शुरू हो गया है क्या, शेयर बाजार क्रैश, हॉर्मूज फिर बंद, ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने सीजफायर खत्म कर दिया भाई। उधर खामनेई का जनाजा निकल रहा, इधर अमेरिका अटैक कर रहा, क्या गजब होने वाला है। और ईरान अमेरिका फिर भिड़ गए, हॉर्मूज फिर से अगर बंद हो गया, लेकिन पीएम मोदी ने भारत का मामला सेट कर दिया इस बीच में क्या। सबसे पहले इस सबका अध्याय देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच फिर से मामला बिगड़ गया है। और मामला इस बार सिर्फ बिगड़ा नहीं है, फिर से युद्ध की नौबत आ गई है भाई। फिर से पूरी दुनिया की सांसें अटक गई कि अरे भाई, अभी तो ये लोग शांत बैठे थे, ऐसा लग रहा था डील हो जाएगी, फिर मारापीटी शुरू हो गई। अब क्या होगा? क्या तेल गैस के लिए फिर हाहाकार मच जाएगा? क्योंकि हालात तो बहुत खतरनाक बन चुके हैं। अमेरिका ईरान के बीच जो सीजफायर था वो तो खत्म है, मामला टूट गया, और फिर से अमेरिका ईरान एक दूसरे पे बम मार रहे हैं। उधर ट्रंप का दिमाग फिर घूम गया, ट्रंप फिर से ईरान को मिटा देने की बातें कर रहे हैं। इस आदमी का हिसाब ही समझ में नहीं आता है बॉस। 4 दिन पहले जो है वो ईरान की तारीफ कर रहा था, आज भाई साहब फिर ईरान को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं आज रात बहुत बड़ा हमला कर दूंगा, धमकी दे रहे हैं ट्रंप। अब आज रात क्या होने वाला है भाई। और आप देखिए कि ये सब तब हो रहा है जब ईरान ने खामनेई का जनाजा निकल रहा है, लाखों लोग सड़क पर हैं। क्या लाखों लोग जो सड़क पर हैं उन पर ट्रंप बम चलवा देंगे क्या? क्योंकि आप ट्रंप का गुस्सा देखिए, ईरान को कैसे सबक सिखाना है, इसके लिए ट्रंप ने अपनी सेना के टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर ली है, कहा जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो आज रात ईरान पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। उधर यह भी दावा है कि इजराइल भी ईरान पर हमले के लिए तैयार बैठा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अपना इजराइल दौरा रद्द कर दिया है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन खामनेई के जनाजे को बीच में ही छोड़कर निकल गए। यानी मोटे तौर पर जितनी भी हलचल है वो इशारा कर रही है कि मामला फिर से बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रंप और ईरान मरने मारने पर फिर उतारू हो गए। लेकिन यह सब देखकर पूरी दुनिया का दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि मार्केट फिर से क्रैश हो गए। जो लोग अभी कुछ पैसा मार्केट से निकाल रहे थे, कमा रहे थे, सब धाएं से नीचे गिर गया। तेल के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। अगर फिर इससे युद्ध शुरू हो रहा है तो क्या फिर हाहाकार मचेगा? ईरान अमेरिका का युद्ध अगर हो रहा है, हॉर्मूज बंद हो रहा है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, तो क्या भारत इस पूरे मामले को सेट कर पाया है इतने दिनों में? भारत सेफ जोन में है क्या? पीएम मोदी ने युद्ध के दूसरे राउंड से पहले भारत को फिर से सिक्योर कर दिया है? आज ये सब बताऊंगा, लेकिन पहले ये जो नया बवाल खड़ा हो गया है उसकी एक झलक देखिए। They're cancer. They're cancer. You know what you do? You got to cut out cancer early. I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. School. They're liars. They're cheats. They're sick people. They may hit it again tonight. डोनाल्ड ट्रंप ने गजब ही कर रखा है। पहले तो डील साइन की, अब कह रहे हैं कि ईरान बात नहीं मान रहा। पहले कह रहे थे कि ईरान वाले बहुत अच्छे लोग हैं, आज कह रहे हैं कि ईरान से बुरा कोई और है ही नहीं। डील साइन हुए 20 दिन हुए हैं और ट्रंप फिर से कहने लगे कि ईरान को खत्म कर दूंगा। ट्रंप ने सीजफायर तोड़ दिया, ईरान को धमकी देना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि आज रात हम ईरान पर फिर से हमला कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप का आदेश हुआ तो आज रात ईरान पर हमला कर देंगे। अमेरिका की तरफ से फिर से समंदर में ईरान की नाकेबंदी के संकेत भी दे दिए गए। यानी डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध वाली सनक फिर एक्टिव हो गई है। इनके दिमाग में केमिकल लोचा होता है बॉस, एकदम से चिंगारी लगती है भाई, कुछ भी करने लगते हैं। ट्रंप ने ईरान के बिजली और वाटर प्लांट और ब्रिज को उड़ाने की भी नई धमकी दे दी है। भाई साहब कह रहे हैं कि वो ईरान को पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि आज रात बड़ा हमला करूंगा। सुन लीजिए। And so we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. And so we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. देखिए, दुनिया को इसी बात का डर था कि ट्रंप भरोसे के लायक है ही नहीं है। इन पे भरोसा आप कर ही नहीं सकते, ये भाई साहब कब पलट जाएं। वो मुनीर और शहबाज भी सोच रहे होंगे
कि अभी तो हमने ढंग से क्रेडिट भी नहीं लिया था युद्ध रुकवाने का, ये भाई फिर लड़ने लग गया। अमेरिका और ईरान कभी भी फिर से लड़ने मरने लग जाते हैं और आज वही हो रहा है। ट्रंप ईरान पर आज रात हमले की बात कर रहे हैं, धमकी तब दे रहे हैं जब ईरान में अयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा निकला हुआ है। कल अयतुल्लाह अली खामनेई को दफनाया जाना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप अब खामनेई के जनाजे को टारगेट करेंगे। जब खामनेई को दफनाया जाएगा तो वहां ईरान की टॉप लीडरशिप मौजूद रहेगी। हो सकता है कि मुस्तफा खामनेई भी वहां जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप इसी में सबको खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि ईरान की लीडरशिप कैंसर है, उसे मिटा देना चाहिए। सुनिए उनको। I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. These are evil, sick people, and we have to rid their cancer. They're cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. These are evil, sick people, and we have to rid their cancer. They're cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के लोग कैंसर हैं, काट के हटा देना चाहिए। ये 20 दिन से जब बातचीत कर रहे थे तब कैंसर समझ में नहीं आ रहा था। अब अपने हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं तो कैंसर लगने लग गया। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या जनाजे की भीड़ पर भी डोनाल्ड ट्रंप हमला कर सकते हैं, भाई अमेरिका पे तो आरोप है कि इसी युद्ध के बीच में उन्होंने बच्चों के स्कूल पर हमला कर दिया था, बच्चे मर गए थे। जो बच्चे मार सकता है वो तो किसी को भी मार सकता है। फिर अमेरिका का क्या भरोसा। हालांकि ट्रंप कई बार ईरान पर बहुत बड़े हमले की धमकी दे चुके हैं, फिर ऐन वक्त पर पलट जाते हैं, टाल देते हैं। लोग कहते हैं देखो डरा रहा था कि डील उनके हिसाब से हो जाए। लेकिन ट्रंप की धमकियों को कोई गंभीरता से आज की डेट में इसी वजह से नहीं ले रहा क्योंकि इनकी धमकी भी जो है ना, उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है। हालांकि इस बार लोग कह रहे हैं मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि कल ही अमेरिकी सेना ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया है। यह एक ऐसा हमला था जिससे लग रहा है कि अमेरिका ईरान को फोड़ने के लिए कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था और उसे सिर्फ एक बहाने का इंतजार था। क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान में फिर से बम धमाकों की आवाज गूंजने लगी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ईरान के अंदर अब्बास की फिश मार्केट पर हमले का बताया जा रहा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उसके सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया है। देखिए वहां कल रात क्या हुआ है। ईरान पर अमेरिकी हमला, उसका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रात के अंधेरे में बैक टू बैक धमाके होते दिख रहे हैं। अमेरिका ने कल रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ईरान के की स्ट्रेटेजिक एरियाज को टारगेट किया। अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया, जो हॉर्मूज के पास ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह जगह हॉर्मूज पर कंट्रोल के लिए वजह से ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी अमेरिका ने ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से वो हॉर्मूज स्ट्रेट को कंट्रोल करता है। इस हमले को लेकर अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने ईरान के केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सिरिक पोर्ट के इलाके में हवाई हमले किए। हमले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, कोस्ट रडार साइट्स पर हमला हुआ। ईरान की एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटी और IRGC की 60 से ज्यादा छोटी मिलिट्री बोट्स को टारगेट किया गया। अब कोई अमेरिका से यह भी पूछे कि आप तो अभी भाई 1 महीना पहले कह चुके थे कि ईरान में कुछ बचा ही नहीं, तो मार किस चीज को रहे हो? पब्लिक को मार रहे हो। ईरान की मीडिया के मुताबिक सिरिक पोर्ट वो जगह है जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नजर रखी जाती है। इधर अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए, उधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। वो चुप थोड़ी बैठता है। जब इतने दिन नहीं चुप बैठा तो अब क्यों बैठेगा? ईरान ने बताया कि उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री से जुड़े 85 ठिकानों को टारगेट किया। मतलब अमेरिका ने 80 जगह मारे, ये 85 मार रहा, 5 एक्स्ट्रा लोग। IRGC के मुताबिक इन हमलों में बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरान ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें ईरान की मिसाइलें गरजती हुई सुनाई दे रही हैं, जो आप यहां देख रहे हैं। ईरान के हमले से फिर से मिडिल ईस्ट दहल गया। यानी ईरान ने फिर से अटैक शुरू किया
तो वो मिडिल ईस्ट पे ही बम मार रहा है, क्योंकि वो सीधे अमेरिका को वहां चोट पहुंचाता है जो बिल्कुल पास में है। कुवैत और बहरीन इस हमले से तनाव में है, क्योंकि वो देश हैं जो पिछले हमले से हुए नुकसान से अभी उबरने में ही लगे थे। इसी बीच फिर से युद्ध भड़क गया। अमेरिका ईरान एक दूसरे को फोड़ने में लग गए। लेकिन अब ये समझिए कि आखिर फिर से ये अचानक हो क्यों रहा है। ट्रंप को इतना गुस्सा कौन सी बात पे गया है? क्योंकि अब तक ईरान से फाइनल डील के लिए बातचीत चल रही थी। ट्रंप ईरान की तारीफ करने लगे थे। फिर ऐसा क्या हुआ बॉस कि युद्ध की बातें होने लगी, गोला बारूद चलने लग गया? वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका ईरान के बीच मामला बिगड़ता जा रहा था। सीज फायर ऑलमोस्ट टूट ही गया था और इसे लेकर अमेरिका का दावा यह है कि पहले ईरान ने सीज फायर तोड़ा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाजों को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। आरोप लग रहा है कि आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 कमर्शियल जहाजों को टारगेट किया। आरोप है कि इन जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी के बताए रूट और उसकी वार्निंग को इग्नोर किया। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में उस एरिया में जा रहे थे जहां ईरान की टीम माइंस को क्लियर करने में लगी हुई थी और शायद उस टीम को इन जहाजों से खतरा महसूस हुआ और जवाबी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से अमेरिका भड़क गया। अमेरिका ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बता दिया और ईरान पर हमला कर दिया। यानी हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका और ईरान में टकराव बढ़ा है, यह माना जा रहा है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल बना रहे, जो रूट ईरान बता रहा है उसी से शिप गुजरे, जबकि अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज ओमान के तट के पास वाले रास्ते से गुजरे ताकि इस इलाके में अमेरिकी जहाजों को सुरक्षा दी जा सके। लेकिन ईरान कह रहा है कि यह युद्ध उसने शुरू नहीं किया है, अमेरिका ने उसे बेवजह टारगेट किया। ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के साथ हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को खत्म करने की बात कह दी कि तुम मार रहे हो तो हम भी मारेंगे, फिर किस बात का मैं फाड़ो इसको। ईरान ने भी ट्रंप को आंखें दिखा दी। वो कह रहा है ईरान कि हमें किसी का कोई डर नहीं है, सीधी सी बात, हर दुश्मन से लड़ने को हम तैयार हैं। अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान से जुड़े समझौते को तोड़ा है। धौंस, धमकी और जबरन दबाव बनाने का दौर अब खत्म हो चुका है। इससे कोई परिणाम नहीं निकलता। हम झुकने वाले नहीं हैं। ईरान अब ट्रंप को समझ चुका है, इसलिए ना तो वो ट्रंप को सीरियसली लेता है ना उसकी धमकियों को, क्योंकि ट्रंप बार बार अपने बयानों से पलट जाते हैं, अपनी बातों से मुकर जाते हैं। ईरान के पास ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि उसने लड़कर भिड़कर दुनिया को यह बता दिया कि भले कोई कितना भी चिल्ला ले कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन ईरान ने उसको उसकी जगह दिखा दी। आप देखिए कि जो ट्रंप आज ईरान की लीडरशिप को कोस रहे हैं, झूठा, मक्कार, कैंसर, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, वही ट्रंप डील होने के बाद ईरान की लीडरशिप को स्मार्ट बताते थे कुछ दिन पहले। आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कैंसर हैं कि स्मार्ट हैं? इलाज की जरूरत है बॉस आपको, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उससे दुनिया तबाह हो रही है। कैसे ट्रंप कुछ दिन पहले तारीफ कर रहे थे, आज फिर कोसने पर आ गए। आप खुद सुनिए, आप माथा पीट लेंगे कि क्या आदमी है ये। And we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. They were strong people, smart people. I think actually they're smarter than the first. They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now. But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. किसी इतने बड़े देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा होता है बॉस? 20 दिन भी इनका बयान नहीं चलता। डोनाल्ड ट्रंप के बयान और चीन के सामान दोनों में चैलेंज करा लीजिए, चीन का सामान ज्यादा चल जाएगा जितना डोनाल्ड ट्रंप का बयान नहीं चलता है। इन दोनों बयान से ट्रंप का कंफ्यूजन दिखता है और यही कंफ्यूजन डील में भी दिखा, क्योंकि डील में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ईरान के परमाणु बम को लेकर या फिर ईरान के यूरेनियम को लेकर क्या होगा इस पर कुछ क्लियर ही नहीं था। 60 दिन तक इन्हीं मुद्दों पर ट्रंप की टीम ईरान से बात कर रही है, लेकिन जब दोनों पक्षों में भरोसा ही नहीं है तो इस बातचीत के सफल होने की गारंटी पहले ही कम थी। अब तो बात युद्ध पर फिर पहुंच गई। अमेरिका ने ईरान को एक और झटका दे दिया। अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की जो अस्थायी छूट दी थी, अब उसको वापस ले लिया। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने समझौते की शर्तों को तोड़ा है, इसलिए फैसला लिया गया। अमेरिका ने 21 जून से 21 अगस्त के बीच ईरान के तेल बेचने पर लगे प्रतिबंधों को हटाया था। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान को इसका फायदा उठाना है तो उसे अच्छा बर्ताव करना होगा। अच्छा बर्ताव खाली एक ही देश करेगा, तुम नहीं करोगे। बच्चे का खेल चल रहा है कि दोस्ती हो गई तो ठीक है, लेना भाई मेरे पेन से लिख, जहां झगड़ा वाला मेरा पेन वापस कर। उससे कैसे लिख रहा है?
ईरान कह रहा है कि अमेरिका के साथ हुए युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है। युद्ध भड़का हुआ है। ईरान के पूर्व लीडर, सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी का जनाजा निकल रहा है और उनका जनाजा ईरान से इराक पहुंच गया और उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। इराक के पवित्र शहर नजफ में हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने अली खामेनी को अंतिम विदाई दी। अयतुल्ला अली खामेनी का ताबूत नजफ की गलियों से गुजरा। अंतिम यात्रा में भारी भीड़ आई। जुलूस में शामिल लोगों के हाथों में खामेनी की तस्वीर थी। लोग इराक और ईरान के झंडे लिए हुए थे। ईरान के पवित्र शहर कोम में विशाल जुलूस के बाद अली खामेनी के जनाजे को इराक के नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया था, जहां सरकारी अफसर और प्रमुख धार्मिक नेताओं ने ईरानी डेलीगेशन का स्वागत किया। 9 जुलाई यानी कल अयतुल्ला अली खामेनी के जनाजे को ईरान लाया जाएगा। उन्हें उनके होम टाउन और शियाओं के सबसे पवित्र शहरों में से एक मशहद के ऐतिहासिक इमाम रजा दरगाह में दफनाया जाएगा। अब लोग घबराए हुए हैं कि ऐसा ना हो कि कल ही ट्रंप जो है वो बम गिरा दे वहीं पे। इधर खामेनी की मौत पे लोग आंसू बहा रहे हैं। ईरान से इराक तक लोगों की भीड़ सड़क पर है। खामेनी के जनाजे में जुटी भीड़ को देखकर ट्रंप भी हैरान परेशान है। ट्रंप की आप समझ देखिए, जो ट्रंप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि खामेनी के जनाजे में ईरान के लोगों को रोते हुए देखा तो हैरान रह गया। मुझे लगा था कि लोग खामेनी से नफरत करते हैं। क्या आदमी है भाई। लोग पूछ रहे हैं कि अयतुल्ला अली खामेनी को मार दिए क्योंकि तुमको लगा कि लोग खामेनी से नफरत करते हैं, लगने पे मार दिए तो। और अब भीड़ देख के ट्रंप को लग रहा कि नहीं, हम तो मार दिए, लेकिन ये तो इसको तो पब्लिक प्यार करते थे। बड़ी गलती हो गई। आप सोच रहे हैं क्या चल रहा है इस वक्त दुनिया में, सिर्फ एक आदमी की सनक की वजह से, कि पहले वो खामेनी को मार दे और उसके बाद भीड़ देख के कहे कि अरे यार, इससे तो लोग प्यार करते हैं, इनसे प्यार करते हैं। कैसे ट्रंप ने ईरान के मौजूदा रिजीम को और मजबूत कर दिया, जबकि ट्रंप को यह लग रहा था कि खामेनी की मौत के साथ ही वहां के लोग सत्ता पलट देंगे, विद्रोह छेड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे खामेनी के जनाजे में ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लहराए जा रहे हैं। ट्रंप को मारने की बातें हो रही है वहां, और ट्रंप को अपनी जान का डर भी सता रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की हिट लिस्ट में है वो। सुनिए एक बार। The U.S. leader, me, I'm on every list. I saw a thing this morning, I'm on every single one of their lists. And so far, I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो मैं खुशकिस्मत हूं, बचा हुआ हूं, लेकिन शायद ये ज्यादा दिन ना हो। मतलब उनको भी लग रहा है कि कोई मार देगा उनको। युद्ध भड़का, उधर मार्केट में खलबली मच गई। बम ईरान पर बरसे और उसका इफेक्ट पूरे शेयर मार्केट में दिखा। ब्रेंट क्रूड के दाम $77 के पार पहुंच गए, करीब 5% बढ़ गए। WTI क्रूड के दाम भी करीब 5% बढ़कर $73.84 के पार चले गए। अमेरिका, जर्मनी, जापान का शेयर मार्केट 1.5 से 2% गिर गया। भारत में मार्केट खुलते ही कुछ घंटे में 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इस आदमी को कुछ समझ में आता है कि आज कुछ कल कुछ के चक्कर में दुनिया में लोग कितना बर्बाद हो रहे हैं। युद्ध का इंपैक्ट मार्केट पे दिख रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बना हुआ है। अमेरिका फिर से ब्लॉकेड की धमकी दे रहा है, यानी हालात पहले की तरह खराब होते दिख रहे हैं। अब इसी को लेकर पूरी दुनिया फिर तनाव में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया एनर्जी क्राइसिस को झेल चुकी है। फिर यह आशंका जताई जा रही है कि तेल गैस सब और महंगा हो जाएगा, सबकी किल्लत हो जाएगी। ऐसे हालात में भारत की तैयारी क्या होगी, पीएम मोदी ने इससे निपटने के लिए पहले से ही क्या इंतजाम किए हैं, वो भी आपको बता देता हूं। भारत ने अपने तेल इंपोर्ट को लगातार डाइवर्सिफाई कर रखा है। रूस, अमेरिका, ओमान, वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका से इंपोर्ट को बढ़ा दिया है। जून में भारत ने रूस से रिकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। क्रूड ऑयल इंपोर्ट ईरान युद्ध से पहले के लेवल पर आ गया है। भारत पहले ही जुलाई अगस्त तक की खरीद को सिक्योर कर चुका है। भारत का कच्चा तेल भंडार लगभग 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा हुआ है। दावा है कि जून के अंत तक कच्चे तेल का भंडार 104 मिलियन बैरल पहुंच गया है, जबकि अप्रैल के महीने में 90.5 मिलियन बैरल पर था। इसी के साथ भारत यूरिया बनाने वाले प्लांट्स को भी युद्ध से पहले वाले लेवल पर ले आया है। युद्ध के दौरान 65% नेचुरल गैस की सप्लाई हो रही थी, जो अब फिर से 100% पहुंच गई। खरीफ की फसल के लिए भी भारत सरकार ने बहुत तेजी के साथ तैयारियां की हैं। करीब 15 बड़े जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए भारत पहुंचने वाले हैं। 8 जहाज में यूरिया, 4 में डैप और 3 में सल्फर है। इसी तरह एलएनजी इंपोर्ट में भारत ने कतर पर निर्भरता को कम करने की कोशिश की। एलएनजी के इंपोर्ट के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया, यूएई और अमेरिका का रुख कर चुका है। यानी जितनी देर ये लोग टेबल पर बैठ के शांति से बात कर रहे थे, भारत ने पूरा मामला सेट कर लिया। अपना सारा स्टॉक भरा हुआ है। ये मारा पीटी भी करेंगे कुछ दिन,
तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसे अभी नहीं पड़ने दिया गया। एक पेट्रोल पंप नहीं है जहां तेल खत्म होने दिया गया या महंगाई बहुत आसमान छुई, तो भारत तैयार है बॉस। पाठशाला में अब अगला अध्याय। सबसे बड़े मुस्लिम देश में पीएम मोदी ने सनातन का डंका कैसे बजाया, वो तस्वीरें जो हैरान करेगी। 1000 साल पुराने शिव मंदिर से पीएम मोदी का कौन सा ऐलान, सनातनी का सम्मान बढ़ाने वाला कौन सा कर दिया काम। पहले राम मंदिर, अब बद्रीनाथ, चढ़ावा चोरी के नए आरोप, कहां ये गोरख धंधा चल रहा है, पब्लिक क्यों पूछ रही, अब इन सब का अध्याय। मुस्लिम देश इंडोनेशिया में कल पीएम मोदी का जलवा दिखा था। आज इसी मुस्लिम देश में पीएम मोदी ने सनातन का डंका बजाया। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की एक खासियत यह भी है कि वो विदेश में जहां जाते हैं वहां सनातन के गौरव को ग्लोबल लेवल पर ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज तो पीएम मोदी ने इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में हिंदू विरासत को लेकर ऐसा काम किया जो उनसे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। पीएम मोदी की सनातन डिप्लोमेसी का असर यह है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से लेकर वहां की पब्लिक गदगद है। भारत इंडोनेशिया संबंधों का नया अध्याय शुरू हुआ है। जब पूरी दुनिया में युद्ध, बमबारी और धमाकों की चर्चा हो रही है, ऐसे माहौल में पीएम मोदी सनातन की शक्ति की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि सनातन को भारत की सॉफ्ट पावर के तौर पर वो पेश कर रहे हैं। मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर के रेनोवेशन का काम शुरू करा रहे हैं। देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। हिंदू सेंटिमेंट्स और विरासत को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। पीएम मोदी की इस तरह की डिप्लोमेसी पर इंडी वाले उछल सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि पीएम मोदी भारत की सनातन शक्ति को भी दुनिया को दिखा रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी सनातन का मान बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ सनातन को कलंकित करने वालों के खिलाफ भारत में एक्शन चल रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में तगड़ा एक्शन हो रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम और दूसरे मंदिरों में चढ़ावा चोरी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। यानी साफ है कि सनातन गौरव और हिंदुओं की आस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कैसे मुस्लिम देश में पीएम मोदी ने बड़ा काम किया, चढ़ावा चोरी केस में भारत में क्या एक्शन हो रहा है, यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। नमस्कार, सलामत सियांग। मैं देख रहा था एक ही गुंज, महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था। कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सबसे पुराने और बड़े हिंदू मंदिर में गए। इस मंदिर का नाम प्रम्बानन मंदिर है, जो इंडोनेशिया के योग्यकर्ता शहर में। प्रम्बानन मंदिर को देखकर पीएम मोदी भी अभिभूत रह गए। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का यह मंदिर समर्पित है। मंदिर के तीनों शिखर तीनों भगवानों के नाम पर रखे गए। पीएम मोदी ने प्रम्बानन मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ पूरे मंदिर को ध्यान से देखा। मंदिर में पूजा करने के बाद कैलाश मानसरोवर से लेकर इंडोनेशिया तक महामृत्युंजय मंत्र का ही जाप हो रहा है, यह भी कहा। सुनिए जरा। अगर मैं नालंदा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज, महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था। ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था। इंडोनेशिया का प्रम्बानन मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। प्रम्बानन मंदिर का भारत से डायरेक्ट कनेक्शन है। मंदिर की दीवारों के पत्थर पर रामायण की कथा उकेरी गई है। भारत और इंडोनेशिया ने साथ मिलकर प्रम्बानन मंदिर के रेनोवेशन करने की घोषणा की है। भारत का ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया की संस्थाएं मिलकर प्रम्बानन मंदिर को फिर से रेनोवेट करेंगी, जिससे उसका प्राचीन गौरव वापस लौट सके। यह मंदिर तो 1000 साल पुराना है। देश में सरकारें भी बहुत हैं, लेकिन यह कोई नरेंद्र मोदी लगे जो इंडोनेशिया जाकर सबसे बड़े मुस्लिम देश में कहें कि यह मंदिर को जरा रिनोवेट कर लेते हैं। यह सनातन का गौरव है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि प्रम्बानन मंदिर के पुनर्निर्माण से जुड़ना
उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। देखिए, पहली बार नहीं है जब विदेश के किसी हिंदू मंदिर के रिनोवेशन में भारत मदद कर रहा है। पीएम मोदी इससे पहले भी कई देशों में मंदिरों के पुनर्निर्माण में मदद करते आए हैं। आपको बताता हूं कि ब्रह्मानंद मंदिर का रिनोवेशन कैसे होगा। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी धमाकों से मंदिर को नुकसान पहुंचा था। 2006 में जावा में आए भूकंप से इसे बड़ा नुकसान पहुंचा। अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर इसका पुनर्निर्माण करेंगे। भारत का एएसआई रिनोवेशन के लिए डिजिटल तकनीक और एआई की भी मदद लेगा। मंदिर रिनोवेशन में एनास्टाइलोसिस तकनीक का प्रयोग होगा। मंदिर बनाने के लिए मूल पत्थरों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। साल 2026-27 में मंदिर रिनोवेशन का काम शुरू होगा और 2029 तक ब्रह्मानंद मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। यानी ब्रह्मानंद मंदिर को फिर से पुराना स्वरूप दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब 2029 में रेनोवेशन का काम पूरा हो जाएगा तो वो फिर यहां आएंगे और मंदिर के उत्सव में शामिल होंगे। यानी वो एक तरह से ये भी ऐलान कर रहे हैं कि प्रभु की कृपा उन पर बनी रहेगी। वो 2029 में फिर पीएम बनेंगे। पीएम बनेंगे तभी ना वहां जाएंगे इस तरह से। तो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा 2029 में। मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में जिस तरह से खुलकर सनातन की बात की, उससे भारत और इंडोनेशिया के पुराने संबंधों को नई ऊर्जा भी मिली। क्योंकि भारत और इंडोनेशिया का हिंदू कनेक्शन बहुत पुराना है। भाई, एक वक्त में तो इंडोनेशिया में हिंदुत्व और सनातन का ही परचम लहरा रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह मुस्लिम देश बना। आज भी इंडोनेशिया में चारों तरफ हिंदू प्रतीक दिखाई देते हैं और आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में किसी हिंदू देवता की सबसे ऊंची प्रतिमा भी इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया के बाली में गरुड़ विष्णु के चाना नाम से यह प्रतिमा स्थित है। यह प्रतिमा 121 मीटर ऊंची है, देखिए आप, और इसका वजन करीब 4000 टन है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु को उनके वाहन गरुड़ पर सवार दिखाया गया। यह प्रतिमा न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और ब्राजील के क्राइस्ट द रिडीमर से भी ऊंची है। हिंदू संस्कृति और विरासत तो इंडोनेशिया में कदम कदम पर दिख जाएगा आपको। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडोनेशिया के नाम का भी भारत से कनेक्शन है। इंडोनेशिया नाम भी भारत से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह नाम लैटिन शब्द इंडस से आया है, जिसका अर्थ है इंडिया, और ग्रीक शब्द नेसोस का अर्थ है आइलैंड यानी द्वीप। कुल मिलाकर इंडोनेशिया का अर्थ हुआ इंडिया से जुड़ा हुआ द्वीप। एक समय जिस इंडोनेशिया में सनातन की पताका लहराती थी, वो मुस्लिम देश बना कैसे? दरअसल भारतीय ग्रंथों में इंडोनेशिया को सुवर्ण द्वीप या द्वीपांतर कहा जाता था। यहां 700 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती थी। 2200 साल पहले से भारतीयों और इंडोनेशियाई लोगों के बीच आबादी का आदान प्रदान और विवाह होते थे। समुद्री व्यापार, ब्राह्मणों और व्यापारियों के जरिए दोनों देशों में सांस्कृतिक रिश्ते डेवलप हुए थे। लगभग 1000 साल पहले इंडोनेशिया के छात्र बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। इसके अलावा कलिंग, पंड्या साम्राज्य और पाल साम्राज्य के भी संबंध इंडोनेशिया से रहे। इंडोनेशिया में हिंदुत्व अचानक एक साल में खत्म नहीं हुआ। 15वीं शताब्दी यानी करीब 600 साल पहले तक हिंदुत्व मजबूत स्थिति में रहा। वहां जैसे जैसे इस्लाम का प्रभाव बढ़ा तो उसके बाद हिंदू धर्म का प्रभाव कम होता चला गया। इस्लामिक एम्पायर बढ़ने से हिंदू और बौद्ध राजसत्ता लगभग खत्म हो गई। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने इंडोनेशिया को उसके सनातन इतिहास के बारे में याद दिलाया और भारत के साथ कनेक्शन कितना मजबूत था यह भी बता दिया, और है यह भी बताया। इंडोनेशिया का दौरा पूरा करके पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चले गए।
उनको विदा करने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति फिर एयरपोर्ट तक आए। मतलब रिसीव करने तो आए ही थे, फिर विदाई करने देने भी आए, जहां दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे से विदा ली। इस बार भी इंडोनेशिया की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। इंडोनेशिया की एयरफोर्स के 5 फाइटर जेट पीएम मोदी के विमान के साथ उड़ रहे थे। यानी पीएम मोदी मुस्लिम देश में भी जाकर सनातन का मान बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में सनातन को कलंकित करने वालों का भी हिसाब हो रहा है, अब उसके बारे में भी देख लीजिए। राम मंदिर के मामले में कितनी ही पॉलिटिक्स होती रहे, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि कोई इसमें बच जाएगा या बचा लिया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच में नए नए खुलासे अब भी हो रहे हैं। आप देखिए कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच किस रफ्तार से बढ़ रही है। पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोपियों से पूछताछ तो कर ही रही है, आरोपियों को लेकर अलग अलग जगह पे भी जा रही है, जिससे चढ़ावा चोरी के सारे तार आपस में जोड़े जा सके। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब टिन्नू यादव की भूमिका की गहराई से जांच हो रही है, क्योंकि टिन्नू यादव राम मंदिर में चंपत राय का ड्राइवर बन के आया था, लेकिन धीरे धीरे उसका रसूख बढ़ गया और वो राम मंदिर के हर कार्यक्रम में मौजूद रहने लगा। पुलिस के मुताबिक टिन्नू यादव की इनकम के बाकी सोर्स की जांच की जा रही है। चेक किया जा रहा है कि टिन्नू यादव किन किन लोगों के संपर्क में रहता था। टिन्नू यादव के प्रॉपर्टी डीलरों से कनेक्शन भी चेक किए जा रहे हैं। जांच के दौरान कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से टिन्नू का संपर्क मिल भी गया है। टिन्नू के करीबी रिश्तेदारों, बैंक खातों, वित्तीय लेन देन की भी जांच हो रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि चोरी के पैसे का इस्तेमाल उसने कहां कहां किया। यानी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर तेजी से जांच बढ़ रही है। खुद सीएम योगी पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। 2 आरोपियों को पुलिस ने, जेल में थे ना वो लोग, वहां से रिमांड में लेकर फिर पूछताछ की है। अब सीएम योगी कह रहे हैं कि जिसने भी यह कलंकित काम किया है, कार्रवाई तो उस पर जरूर होगी। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। चढ़ावा चोरी केस में जांच के दौरान फर्जी चंदे की रसीद का भी खुलासा हुआ है। आरोपियों की निशानदेही पर राम मंदिर के नाम पर बनाई गई पुरानी फर्जी चंदे की रसीद बुक बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने यह बात मानी है कि वो न केवल चंदा चोरी करते थे, बल्कि फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। आरोपियों के पास से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक मिली है। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव, लवकुश, करुणेश, अनुकल्प से जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता तो ये लोग रिसीविंग के तौर पर ये फर्जी रसीद दे देते थे, ताकि किसी को शक ना हो। रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बनवा दिया था, जिससे यह हूबहू असली रसीद की तरह दिखती थी। सोच रहे हैं आप कितना बड़ा बड़ा कांड किए हैं ये लोग। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद देश के कई और मंदिरों में चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का आरोप लग रहा है, जिसकी जांच शुरू हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मामले में कार्रवाई भी की है। मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया गया है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी भड़के हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और मामले की जांच के लिए धामी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सीएम धामी के निर्देश पर 3 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। इस जांच समिति के अध्यक्ष गढ़वाल मंडल के आयुक्त होंगे। 15 दिन के अंदर यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। आरोपी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने चढ़ावा चोरी की तुलना गौहत्या से करते हुए कहा कि इसकी माफी मिलेगी ही नहीं। कोई दोषी होगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन सनातनियों की आस्था जो है ना, वो भगवान पे तो कम नहीं हुई, लेकिन भगवान के आसपास जो लोग हैं उन पर कम होती जा रही है। जो मंदिर प्रबंधन में जुड़े हुए लोग, राम मंदिर, बद्रीनाथ, बताइए ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। जो भी सनातन की साख पर बट्टा लगा रहा है, सनातन को कलंकित करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या लगता है उसको सजा नहीं मिलेगी? आप देखिए मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में भी चढ़ावा चोरी के आरोप लग गए।
दावा किया गया है कि बगलामुखी मंदिर के अंदर ही एक निजी समिति बनाकर दान चोरी का खेल चल रहा था। मंदिर के अंदर निजी समिति पर दान और चढ़ावे की राशि चोरी का आरोप लगा। मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने 3 सदस्यों की समिति का गठन किया है। जांच समिति 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मंदिर की निजी कमेटी के वित्तीय लेन देन, बैंक खातों की बारीकी से जांच होगी। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी मां बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच भी शुरू हो गई। हालांकि जिस निजी समिति पर आरोप लग रहे हैं उसने सभी आरोपों को गलत बताया है, लेकिन यह जितना घटनाक्रम है यह बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि यह चल क्या रहा है मंदिरों में। पाठशाला में अगला अध्याय, नितिन गडकरी का चैलेंज वर्सेस केजरीवाल की चुनौती। E20 पेट्रोल पर क्या नया घमासान छिड़ गया बॉस। गडकरी के चैलेंज पर पब्लिक ने सोशल मीडिया पर कौन से सबूत भेज दिए। कार कंपनियों से लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट तक E20 पेट्रोल पर सबसे चौंकाने वाला खुलासे का अध्याय। देखिए, E20 पेट्रोल को लेकर जो गदर मचा है, अब उसमें धीरे धीरे सब कूदने लगे, क्योंकि यह मामला घर घर का है, पब्लिक से जुड़ा है। यह कोई पॉलिटिकल मुद्दा था नहीं, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें आ रही हैं। नेता लोग धीरे धीरे अब इसमें अपनी बात रखने लगे। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद यह उनके लिए एक मौका है पब्लिक से दोबारा कनेक्ट स्थापित करने का। उन्हें शायद लगता होगा कि मिडिल क्लास का मामला है, बात घर घर तक जाएगी और इससे उनके लिए पब्लिक के बीच अपनी जगह बनाना थोड़ा आसान होगा, तो वो पब्लिक का मुद्दा उठा रहे हैं। नितिन गडकरी भी चैलेंज दे रहे हैं। वो मानने को तैयार नहीं है कि एक भी गाड़ी E20 से खराब हुई है। गडकरी ने तो चुनौती दे दी कि कोई एक गाड़ी भी लाकर दिखा दे जिसमें E20 से कोई खराबी आई हो। गडकरी तो आज भी कह रहे हैं कि यह सब प्रोपेगेंडा चल रहा है, E20 पर सबूत मांग रहे हैं, लेकिन पब्लिक दिखा रही है कि भाई सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कि उसके साथ क्या। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, गडकरी क्या कह रहे हैं, पब्लिक क्या सबूत दे रही है, और नीति आयोग की रिपोर्ट से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने वेबसाइट पर क्या लिखा है, सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। E20 को लेकर, E20 पर हमारे चौंकाने वाला खुलासा भी आपको बताऊंगा। दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा, लेकिन पहले E20 पर जो अब नया बवाल मच गया है उसका एक ट्रेलर देखिए। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लगाता हूं, और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार वाले। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। E20 के मुद्दे पर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। सरकार फैक्ट चेक कर रही है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आकर बोल रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो ग्राउंड पर महसूस कर रही है वो उसको कैसे नजरअंदाज कर दे। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल हर दिन E20 पेट्रोल को लेकर नए नए खुलासे करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने E20 को सेफ बताने के लिए कार कंपनियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए और 29 कार कंपनियों को आज चिट्ठी लिख दी कि E20 पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों के लिए सेफ होने पर सफाई दो। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए कुछ कार कंपनियों के ओनर्स मैनुअल का भी हवाला दिया और दावा किया कि इन कंपनियों के ओनर्स मैनुअल में साफ लिखा है कि साल 2023 से पहले बनी गाड़ियों में 10% से अधिक एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किसी हाल में नहीं किया जाना चाहिए। आगे केजरीवाल ने कहा कि ओनर्स मैनुअल कंपनी और खरीदार के बीच हुए समझौते का हिस्सा होता है। ऐसे में अगर मैनुअल कुछ और कहता है और कंपनी के प्रतिनिधि सरकारी मन से कुछ और बयान देते हैं तो यह कोई मामूली गलती या विरोधाभास नहीं है, बल्कि गंभीर मामला है। इसी वजह से उन्होंने कंपनियों से लिखित रूप में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कह दिया है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखने की बात कह दी और अपील की है कि सरकार को E20 पेट्रोल को ऑप्शनल बनाना चाहिए, नहीं तो कुछ सालों में करोड़ों गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी। आप एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स क्या कहते हैं, सब बताता हूं। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से,
जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। E20 पेट्रोल को लेकर जितने एक्टिव केजरीवाल नजर आ रहे हैं, उतना हल्ला इंडी के नेता नहीं मचा रहे। इसलिए भी केजरीवाल को यह मौका दिख रहा है कि जब दूसरे बोल नहीं रहे तो पब्लिक का मुद्दा उठाओ और पब्लिक से कनेक्ट बनाओ। क्योंकि क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, क्या दूसरे नेता, कोई E20 पर उस तरह से बोल ही नहीं रहा जैसे केजरीवाल यह मुद्दा उठा रहे हैं। और बोले भी कैसे? कांग्रेस और इंडी की ज्यादातर पार्टियां यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल एथेनॉल मिलाने की वकालत कर चुकी हैं। आप भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर यूपीए सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के पुराने बयान सुन लीजिए। वो तो खुद कहते थे एथेनॉल मिलाओ। The government should also encourage blending of ethanol with petrol to save fuel. मैं इस सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी सरकार बस 2 पंक्तियां लिखकर बैठेगी नहीं, काम करेगी। वी आर अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स। और हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ। और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। यानी एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल आए, ये सब चाहते थे। आज भी पब्लिक ये कह रही है कि हम भी यही चाहते हैं कि भाई अगर देश का फायदा हो रहा है तो एथेनॉल मिलाइए, E20 लाइए, लेकिन पुरानी गाड़ियों के लिए रास्ता निकालिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ सबके निशाने पर नितिन गडकरी है। गडकरी ने E20 पर खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और पेड कैंपेन बताया। नितिन गडकरी ने चुनौती दी है कि अगर किसी की गाड़ी में E20 की वजह से कोई भी खराबी आई है तो एक भी गाड़ी उनके पास लेकर आई है। वो चैलेंज दे रहे हैं कि दिखाओ ना कहां गाड़ी खराब हो रही है। कोई मक्खी लगी नहीं, ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड झूठा प्रचार है। मैं अब दूसरी बात पूछता हूं, जितनी गाड़ी खराब हुई है, जिसकी भी हुई है, आप मीडिया के आदमी हो, रोज घूमते हो गांव में। सॉरी, सब पत्रकार तो जाते हैं जानकारी ले क्या हुआ, किसने क्या। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लगाता हूं और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार मानिए, बताइए कहां है? कोई गाड़ी नहीं है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, पेड कैंपेन है। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि एक भी गाड़ी खराब नहीं हुई, सब पेड प्रोपेगेंडा है। लेकिन इधर नितिन गडकरी ने खुला चैलेंज दिया, उधर सोशल मीडिया पर लोगों ने सबूत भेजने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके किसी ने यह सबूत दिखाए कि कैसे E20 पेट्रोल की वजह से कार का फ्यूल पंप खराब हो गया, फ्यूल फिल्टर खराब हो गया और माइलेज की तो बैंड ही बज गई। कार ही नहीं, बाइक को लेकर भी लोगों ने दावा किया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की वजह से उनकी बाइक में गड़बड़ी आ रही है। जो इंजन 15 साल चलना चाहिए उसके 4 साल में ही बोल जाने की आशंका डरा रही है। आप भी सुनिए नितिन गडकरी के चैलेंज पर सोशल मीडिया पर पब्लिक खुद कैसे सबूत डाल रही है। नितिन गडकरी ने एक ओपन चैलेंज दिया है कि कोई भी एक व्हीकल दिखा दो जिसके अंदर करोजन हुआ है एथेनॉल से। नाउ लुक एट दिस, कितना किलोमीटर चला है? 11,622। नाउ लुक एट द एवरेज, 10 किलोमीटर्स पर लीटर। ये एक समय पे एवरेज होता था 14.4 के अराउंड। अगर मैं बोलूँ कि मैंने गंदा भी ड्राइव किया है, वेर एंड टेयर भी समझ लूँ, तो 12 होना चाहिए, 12.5 होना चाहिए। 10, दिस इज 10। और मैं आपको चलो दिखाता हूँ कि मैंने फ्यूल पंप असेंबली चेंज करवाया है जस्ट विद इन 11,506 किलोमीटर्स। नाउ दिस इज द बिल। ये बिल भी आ गया है, ये देखिए क्या अमाउंट लिखा है इसके ऊपर बिल पे, 9,608 रुपीज़। ये देखिए बाइक से पेट्रोल निकाले हैं, इसमें एथेनॉल मिल रहा है। जो इंजन 15 साल चलना चाहिए वो 3 से 4 साल जाते जाते खराब हो जाएगा। सरकार अपनी नाकामियों को कैसे छिपा रही है। यानी नितिन गडकरी ने चैलेंज दिया, लोग अपने अपने हिसाब से वीडियो बनाकर डालने लगे। एक तरफ पब्लिक ने सबूत भेजने शुरू किए, वहीं E20 पेट्रोल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके पॉलिटिकल एक्सपर्ट तहसीन पूनावाला ने तो नितिन गडकरी को ही नया चैलेंज दे दिया। कहा कि नितिन गडकरी शुक्रवार को मिलने का समय दें, वो E20 पेट्रोल पर जमीनी हकीकत दिखाने के लिए उनके पास पीड़ितों को खुद लेकर आएंगे। सुनिए तहसीन पूनावाला को।
आदरणीय नितिन गडकरी जी कह रहे हैं एक व्यक्ति को ले आओ, केवल एक व्यक्ति को जिसको कोई समस्या हुई एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण, तो मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को ये चुनौती देता हूं कि मैं उनके घर पे 6 से 10 ऐसे भारतीयों को ले आऊंगा, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, साधारण भारतीय जिनकी गाड़ी में समस्या आई एथेनॉल 20 पेट्रोल को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नितिन गडकरी जी हमें मिले। लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मुलाकात केवल कैमरा पर होनी चाहिए और लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए, प्राइवेट में मुलाकात नहीं, वो सामने सामने मिले। उनकी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं, मैं चुनौती देता हूं उनको, हमारे लोगों से भी मुलाकात। यानी इधर से चैलेंज उधर से चैलेंज का मामला हो गया। पब्लिक बीच में माथा पकड़े बैठी है भाई कि किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें, क्योंकि उसको खुद भी तो कुछ दिख रहा है उसकी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। किसी की गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, किसी की गाड़ी में कुछ हुआ है। हालत यह है कि अब तक सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे लोग अब शिकायत करने सरकार के पास पहुंचने लगे। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की है, जहां एक शख्स E20 पेट्रोल की शिकायत करने एसडीएम के पास चला गया और दावा किया कि उसकी बाइक चलते चलते रुक गई। लोगों का कहना है कि उन्हें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ ही 0 एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदने का भी ऑप्शन मिलना चाहिए। लखनऊ के लोगों ने E20 पेट्रोल पर क्या कहा है, सुनिए एक बार। गाड़ियां चल रही है, कहीं कोई खराबी नहीं हो रही है, थोड़ा माइलेज की कमी आ गई है, जो है इससे जो है माइलेज की कमी है वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तमाम इस पे रिसर्च होल्डरों ने जो अपना अलग अलग ओपिनियन दिया है उस बात का पुष्टि करता है कि उससे माइलेज भी कम होता है और गाड़ियों के इंजन पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। देखिए, माइलेज को लेकर सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि मैंने कहा इस देश में हर आदमी माइलेज के लिए देखकर ही गाड़ी खरीदता है, बाकी फीचर तो बाद का है। E20 पेट्रोल को लेकर जो बवाल मचा है उस पर सरकार, कार कंपनी और दूसरी एजेंसियां लगातार सफाई दे रही हैं। और अब देश की बड़ी तेल कंपनियों में एक HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी बयान सामने आया। HPCL ने E20 पर उठ रहे सवालों को अफवाह बता दिया और लोगों से टेस्ट रिपोर्ट पर भरोसा करने की अपील की। अपने बयान में कंपनी ने E20 पेट्रोल से गाड़ी का इंजन खराब होने के दावों पर जवाब दिया। HPCL के मुताबिक ARAI और SIAM के टेस्ट E20 को पूरी तरह इंजन सेफ बताते हैं। E20 को भारत की 2 ऑथराइज्ड ऑटोमोटिव टेस्टिंग एजेंसीज ARAI और SIAM ने लंबी टेस्टिंग के बाद E20 पेट्रोल को इंजन के लिए पूरी तरह सेफ घोषित किया है। E20 पेट्रोल न केवल आज बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी गाड़ी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन लोग खुलकर बोल रहे हैं और उनका एक ही सवाल है कि भाई मेरी पुरानी गाड़ी का क्या होगा, यह बताओ। जो E20 के लिए ही बनी गाड़ियां हैं उनका तो ठीक है, मेरा क्या होगा जो E10 के लिए थी या उसके लिए भी नहीं थी। अब ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स ने भी सरकार से E20 पेट्रोल को लेकर दोबारा विचार करने की अपील की है। इससे गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचने का दावा किया है। मारुति और टोयोटा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो ये बोलते हैं कि फ्यूल पूरी तरीके से सेफ है, बट हकीकत ये है कि लोग जो हैं इसको, जो लोग गाड़ी यूज करते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो जो है इससे इसकी हकीकत को समझ रहे हैं। उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माइलेज कम हो रही है। तो ये सरकार को जो है इस विषय पे सोचना चाहिए। ये जो एक टेस्ट एजेंसी है ARAI या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, उनकी जो एक रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। देखिए, ये बात अब घर घर तक पहुंच रही है कि E20 से कुछ तो गड़बड़ हो रही है, चर्चा हो रही है। माइलेज का मामला तो बिल्कुल क्लियर है, लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर किसी कार का शहर के ट्रैफिक में माइलेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर है तो 5% माइलेज घटने पर 14.25 किलोमीटर प्रति लीटर होना चाहिए, जिस पर पब्लिक कोई हल्ला ही नहीं मचाती। 15 का 14 हो जाए, किसी को क्या पता चल रहा है। लेकिन लोग नाराज इस बात को लेकर हैं कि उनकी कार का माइलेज घट के 12-11 हो जा रहा है, अगर 15 था पहले तो। यानी माइलेज में E20 पेट्रोल की वजह से कम 20% की कमी का दावा पब्लिक कर रही है। इसके साथ ही लोग सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल से इंजन में खराबी आने का भी दावा कर रहे हैं। एक लॉजिक यह दिया जा रहा है कि E20 तो रेसिंग कार में भी डलती है, लेकिन रेसिंग कारों में भी एथेनॉल का इस्तेमाल होता है, तो क्या नॉर्मल कार में भी डाल सकते हैं? भाई, रेसिंग कार की नॉर्मल कार से तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल कार की लाइफ औसतन 15 साल की होती है और फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की लाइफ 8 से 9 महीने। इंजन 5 रेस से ज्यादा नहीं चलता है उनका। F1 के इंजन की कीमत 90 से 100 करोड़ रुपए होती है। आप कैसे कंपेयर कीजिएगा बॉस? एथेनॉल ब्लेंडिंग के रोडमैप को लेकर नीति आयोग की एक्सपर्ट कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसने बताया था कि भाई क्या रोडमैप होना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, रोडमैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 टू 2025, ये 2021 में रिपोर्ट आई थी।
इसी रिपोर्ट में क्या लिखा है आप देखिए कि जब E20 फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो 4 व्हीलर्स E0 के लिए डिजाइन किए गए हैं और E10 के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं। उनमें फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसमें 6 से 7% का ड्रॉप होगा, ये इसी में लिखा हुआ है। हालांकि इंजन में मॉडिफिकेशंस करके फ्यूल एफिशिएंसी के लॉस को कम किया जा सकता है, यानी इंजन मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर यह कम करना है। किन कंपनियों ने मॉडिफाई किया? जो गाड़ियां बिक गई थी उनकी। नीति आयोग की एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि E20 फ्यूल को इस्तेमाल करने के लिए व्हीकल मैन्युफैक्चरर यानी कार बाइक बनाने वाली कंपनियों को क्या करना होगा। इसी रिपोर्ट के पेज नंबर 21 पर लिखा है बॉस कि कंपनियों को कंपैटिबल व्हीकल्स बनाने के लिए प्रोडक्शन लाइन में जरूरी बदलाव करने होंगे। E20 फ्यूल के हिसाब से इंजन और कंपोनेंट्स को टेस्ट करना होगा, कैलिब्रेट करना होगा। यह नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि कार बनाने वाली कंपनियों की यह राय है, यह करना होगा उनको। किस कार बनाने वाली कंपनी ने आपकी पुरानी गाड़ी मंगाई और कहा कि लाओ यार इसको बदलना पड़ेगा? कोई है आपके पास रिपोर्ट? नीति आयोग की इसी रिपोर्ट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी राय बताई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कमेटी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM से भी इनपुट लिया और कंपनियों की जो राय थी उसके मुताबिक पेज नंबर 21 पर लिखा है कि E10 फ्यूल से सीधे E20 फ्यूल पर शिफ्ट करना सही होगा, बजाय इसके कि आप E10 से E12 E15 पर जाइए। लेकिन उन्हीं कार बनाने वाली कंपनियों ने नीति आयोग की रिपोर्ट में सुझाव दिया कि E20 में शिफ्ट होने से इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि E20 पूरे देश में मिले लेकिन साथ में E10 भी उपलब्ध रहे। E10 को मौजूदा गाड़ियों के प्रोटेक्शन ग्रेड फ्यूल के तौर पर पैन इंडिया बेसिस पर उपलब्ध रखना चाहिए। यह नीति आयोग की रिपोर्ट में कार बनाने वाली कंपनियों का सुझाव था कि E20 ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए सेफ्टी फीचर के तौर पर E10 भी साथ में मुहैया कराइए। यही तो पब्लिक कह रही है कि पुरानी गाड़ियों को E10 दीजिए, नई गाड़ी में E20 भरिए। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से एक और अहम बात कही गई थी कि मौजूदा गाड़ियों के कंपोनेंट E10 के लिए तो कंपैटिबल हैं, लेकिन उनका इंजन E10 के हिसाब से इतना कंपैटिबल नहीं है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। E10 के लिए गाड़ियों में बड़े बदलाव करने होंगे जिससे गाड़ियों का परफॉर्मेंस बढ़ सके और ये कस्टमर तक इसको पहुंचाना बहुत बड़ा टास्क होगा। और इसीलिए कंपनियों ने कहा था कि जब तक ये टास्क पूरा ना हो जाए, E10 वाली गाड़ियों में बदलाव ना हो जाए, तब तक E10 देते रहिए। अब जितने कोई पुरानी गाड़ी है, आपकी कार कंपनियों ने आपको लेटर भेजा, कोई फोन किया कि लाओ तुम्हारी गाड़ी में चेंज करना है, उसको E20 कंपैटिबल बनाना है। ये कब हुआ है? और आज आप कह रहे हैं कि भाई नहीं सब E10 वाले में E20 डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट में कौन भूत बता रहा था कि दिक्कत आएगी? एक कंपनी है TVS जिसकी बाइक्स बहुत बिकती हैं, ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा ब्रांड है TVS। इसने अपनी वेबसाइट पर E20 के बारे में जो ब्लॉग लिखा है उसमें क्या लिखा है आपको पता है? आप हैरान रह जाएंगे। TVS की वेबसाइट पर E20 के बारे में बताते हुए इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बताया गया और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि रोड पर चलने वाली हर गाड़ी E20 के लिए नहीं बनी है। E20 की कंपैटिबिलिटी के लिए गारंटी चाहिए तो कंपनियों को इंजन और फ्यूल सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, पुरानी गाड़ियों को अपग्रेड करना या रेट्रोफिट करना जरूरी होगा। कंपैटिबिलिटी में अगर प्रॉब्लम होगी तो कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। TVS की वेबसाइट पर चले जाइए, वहां ब्लॉग सेक्शन में जाइए, यह पड़ा हुआ है। इसके अलावा TVS ने E20 फ्यूल के बारे में यह भी लिखा कि मैन्युफैक्चरर्स को इंजन के पार्ट्स, फ्यूल टैंक, सील, गैस्केट, फ्यूल लाइन और बाकी सब पार्ट्स को इथेनॉल के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इंजन कंट्रोल सिस्टम को E20 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। यहां तक कि गाड़ी के सेंसर सिस्टम को भी इसके हिसाब से बनाना होगा। इंजन का हर पार्ट सही से E20 पर काम करे, इसके लिए एक्सटेंसिव ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग करनी होगी। यानी कार बाइक कंपनियां खुद ये मान रही हैं कि E20 यूज करने के लिए गाड़ियों में बड़े बदलाव की जरूरत होगी। तो सवाल पूछा जा रहा है कि पुरानी गाड़ियों में यह बदलाव हुआ कब, और नहीं हुआ तो वो कैसे E20 के लायक बन गई हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यह बड़ा सवाल है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई कार कंपनी का क्या नुकसान है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई गाड़ी खराब होगी, उन्हीं के सर्विस सेंटर में जाएगी, खराब कंडम हो जाएगी तो नई गाड़ी खरीदेंगे, उनका तो फायदा ही है। कंपनियां यह मानने को तैयार नहीं हो रही हैं कि E20 पेट्रोल डालने से गाड़ियों पर कोई बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन यही कंपनियां ऐलान कर रही थी कि इन्होंने अपनी गाड़ियों के लिए E20 कंप्लायंस सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। इस बात का ये जोर शोर से प्रचार कर रही थी।
हमने इन कंपनियों के वेबसाइट पर जाकर देखा तो वहां पर क्या क्या मिला वो आप देखिए। जैसे होंडा ने अपनी वेबसाइट पर 6 फरवरी 2025 को यह अनाउंस किया कि होंडा की सभी गाड़ियां E20 कंप्लायंस पूरा कर चुकी हैं। होंडा ने इसमें यह भी कहा कि 1 जनवरी 2009 से उन्होंने जितनी भी गाड़ियां बनाई हैं वो सब E20 मटेरियल कंपैटिबल हैं और कस्टमर अपनी मौजूदा होंडा गाड़ियों को बिना कोई पार्ट चेंज कराए E20 फ्यूल का इस्तेमाल कर सकता है। यानी आप भी मानते हैं कि E20 इस्तेमाल करने के लिए अलग पार्ट्स लगते हैं जो आपने 2009 से डाल रखे हैं। इसी तरह से स्कोडा ने भी अपनी वेबसाइट पर जुलाई 2025 में लिखा कि स्कोडा ने भी अपनी गाड़ियां E20 कंपैटिबल बना ली हैं और उन्होंने E20 सर्टिफिकेशन भी पूरा कर लिया है। सवाल यह है कि जब E20 पेट्रोल से इंजन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता तो सर्टिफिकेशन कौन बात का बट रहा था। अगर E10 वाला इंजन जो है वो E20 से आराम से चल सकता है तो नया सर्टिफिकेशन मिल क्यों रहा है इंजन को, इसका प्रचार क्यों किया जा रहा है और गाड़ियों को भी E20 कंपैटिबल बनाया गया है, ये ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर E10 वाले से चलाओ, गाड़ियों को E20 कंपैटिबल बनाना और उसके लिए सर्टिफिकेशन लेना, ये बातें बता रही हैं कि E20 से फर्क पड़ता है। यहां प्रश्न सरकार से भी है कि जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर क्यों E20 सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। और इसीलिए सिर्फ एक गुजारिश है जो पब्लिक कर रही है, एथेनॉल मिलाना बंद मत कीजिए, पुरानी गाड़ियों के लिए E10 का ऑप्शन दे दीजिए ताकि उनका जो दर्द है वो भी कम हो सके। फिलहाल हम एक छोटे से